वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी भैया। और मैं आपका दोस्त। हाँ, और हमारे साथ वोकैब हुई अब और आसान, ये तो पक्का है। बिल्कुल। तो आज पिटारे में क्या है हमारे? आज फिर से 10 नए और काफी मजेदार अंग्रेजी शब्द हैं। आहा। हम साथ मिलकर इनका मतलब समझेंगे। अंग्रेजी में, हिंदी में? इनके जैसे और शब्द मतलब सिनोनिम्स वो भी देखेंगे, और हाँ, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी। और वो सबसे बढ़िया हिस्सा, कहानी वाला, वो तो रहेगा ही। इन सारे शब्दों को लेकर एक कहानी। हाँ, वो तो है ही। कहानी सुनने में मजा जो आता है। सही कहा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का शब्दों का ये सफर। तो चलिए आज का पहला शब्द उठाते हैं। पहला शब्द है एजिस। ये सुना है पहले, एजिस? एजिस, हाँ हाँ, सुना है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रोटेक्शन या सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप भी। मतलब किसी तरह की सुरक्षा, सहारा। एकदम सही। या कोई चीज किसी की देख रेख में हो रही हो। हिंदी में हम कहेंगे संरक्षण या रक्षा। हाँ, संरक्षण, जैसे कोई किसी के बचाव में हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वो भी मिलते जुलते ही हैं, जैसे प्रोटेक्शन, पैट्रनेज, गाइडेंस, बैकिंग, सब वही। सहारा, बचाव, देखरेख। अच्छा, चलो इसे वाक्य में यूज करते हैं। पहला वाक्य है, द प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट अंडर द एजिस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि ये परियोजना सरकार के संरक्षण में चलाई गई, सरकार का सपोर्ट था। बिल्कुल, उनकी देखरेख में। और दूसरा वाक्य, चिल्ड्रन लर्न बेटर अंडर द एजिस ऑफ अ गुड टीचर। अरे, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक अच्छे टीचर के संरक्षण में, उनकी गाइडेंस में बच्चे वाकई बेहतर सीखते हैं। जरूरी है ये। चलिए जी, पहला शब्द तो हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे शब्द पर। ये वाला ना सुनने में बड़ा मजेदार है। परनिकटी। बोल के देखिए, परनिकटी। हाँ, परनिकिटी। हाँ, है तो मजेदार। और इसका मतलब भी थोड़ा वैसा ही है। इंग्लिश मीनिंग है फसी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, हार्ड टू प्लीज। अच्छा, मतलब कोई ऐसा जो छोटी छोटी बातों पे बहुत नुक्ताचीनी करे, जिसे खुश करना मुश्किल हो। हाँ, बिल्कुल। टेढ़ी खीर हो जिसे खुश करना। हिंदी में कह सकते हैं नखरेबाज, या बहुत चुनने वाला। हाँ, मीन मेक निकालने वाला। वही। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। फसी, पिकी, फेस्टिडियस, फिनिकी, सब इसी तरह के लोगों के लिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, ही इज सो पनिकिटी अबाउट हिज क्लोथ्स दैट इवन अ क्रीज अनॉयज हिम। बाप रे, मतलब वो अपने कपड़ों को लेकर इतना ज्यादा नुक्ताचीनी करता है कि जरा सी सिलवट भी उसे परेशान कर देती है। हाँ, सोचो जरा। मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ। बहुत। अच्छा, दूसरा वाक्य, द परनिकिटी कस्टमर कंप्लेन्ड अबाउट एवरी डिश। उफ, मतलब उस नुक्ताचीनी करने वाले ग्राहक ने हर एक डिश की शिकायत कर डाली। हाँ, रेस्टोरेंट वालों की तो शामत आ गई होगी पक्का। चलो इन नखरेबाजों से आगे निकलते हैं। अब हम तीसरे शब्द पर हैं। शब्द है स्केप्टिक। ध्यान देना, SCEPTIC। स्केप्टिक। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स और ओपिनियंस। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आम तौर पर मानी जाने वाली बातों पे, विचारों पे शक करे, आसानी से यकीन ना करे। हाँ, हिंदी में कहेंगे संदेह करने वाला या शक करने वाला व्यक्ति, जो हर चीज पर सवाल उठाए, क्यों, कैसे, क्या ये सच है। बिल्कुल, क्वेश्चनर टाइप का। इसके सिनोनिम्स भी यही हैं, डाउटर, सिनिक, क्वेश्चनर, डिसबिलीवर। सब शक करने वाले ही हैं। हाँ जी। वाक्य देखते हैं। पहला, द साइंटिस्ट वॉज अ स्केप्टिक अबाउट सुपरनैचुरल क्लेम्स। ये तो होता ही है। वो वैज्ञानिक अलौकिक दावों पर संदेह करता था। साइंस तो भाई सबूत मांगता है ना। सही कहा। दूसरा वाक्य, शी रिमेन्ड स्केप्टिक ऑफ द पॉलिटिशियंस प्रॉमिसेस। इसमें क्या नई बात है। आजकल कौन आसानी से यकीन करता है नेताओं के वादों पर। तो वो राजनेता के वादों पर संदेह करती रही। प्रैक्टिकल है। चलिए शक से निकलते हैं और आते हैं चौथे शब्द पर। चौथा शब्द है एट्रोफी। ATROPHY। एट्रोफी। इसका इंग्लिश मीनिंग है ग्रेजुअल वेस्टिंग अवे और डिक्लाइन फ्रॉम डिसयूज। मतलब धीरे धीरे किसी चीज का कमजोर पड़ जाना या बेकार हो जाना। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे क्षीण होना या सूख जाना या बस कमजोर पड़ जाना। जैसे तुमने कहा, इस्तेमाल ना होने की वजह से। जैसे मसल्स का होता है, कसरत छोड़ दो तो। हाँ, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। सही उदाहरण है। इसके सिनोनिम्स भी यही इशारा करते हैं, डीके, डिटेरियोरेशन,
वेस्टिंग, वीकनिंग, सब कमजोरियां घटने की तरफ। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला, विदाउट एक्सरसाइज मसल्स बिगिन टू एट्रोफी। ये तो वही बात हो गई, व्यायाम के बिना मांसपेशियां क्षीण होने लगती हैं। वो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट। एकदम। दूसरा वाक्य, हिज टैलेंट विल एट्रोफी इफ ही स्टॉप्स प्रैक्टिसिंग। ये भी बहुत जरूरी बात है। अगर वो अभ्यास करना बंद कर देगा तो उसकी प्रतिभा, उसका हुनर, वो भी कमजोर पड़ जाएगा, खत्म भी हो सकता है। हाँ, हुनर को भी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत अच्छे, आधा सफर पूरा। अब हम 5वें शब्द पर हैं और ये शब्द है क्लैंग। CLANG। क्लैंग। ये शब्द सुनते ही एक आवाज दिमाग में आती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ लाउड रेजोनेंट मेटालिक साउंड। किसी धातु की चीज के टकराने से जो जोर की गूंजने वाली आवाज होती है ना, वो। हाँ। जैसे कोई बड़ी सी घंटी बजे या स्टील की थाली गिर जाए। हिंदी में कहेंगे झंझनाहट या तेज ध्वनि, खासकर धातु की। हाँ, झंझनाहट सही शब्द है। इसके सिनोनिम्स हैं क्लैटर, बैंग, क्रैश, रिंग। ये सब भी तेज आवाजों के लिए हैं, अक्सर टकराने वाली। उदाहरण देखते हैं। हाँ। पहला, द क्लैंग ऑफ द बेल एकोड थ्रू द हॉल। घंटी की जोर की झंझनाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। विजुअलाइज कर सकते हैं इसे। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, वी हर्ड द क्लैंग ऑफ सोर्ड्स इन द बैटलफील्ड। अच्छा, हमने युद्ध के मैदान में तलवारों की झंझनाहट सुनी। फिल्मों में दिखाते हैं ना वो लड़ाई के सीन में। हाँ, वो जो जोर की आवाज आती है तलवारों के टकराने की, झनन। तलवारों की आवाज से आगे बढ़ते हैं। अब हम छठे शब्द पर है। शब्द है बटॉन। BATON। बैटॉन, ये शायद सुना हो कई लोगों ने। इंग्लिश मीनिंग अ स्टिक यूज्ड बाय पुलिस, बैंक मास्टर्स और रिले रनर्स। एक तरह की छड़ी या डंडा। हाँ, जैसे पुलिस वाले रखते हैं, या वो ऑर्केस्ट्रा वाला कंडक्टर। हाँ, बैंड मास्टर। या फिर वो रिले रेस होती है ना, उसमें धावक एक दूसरे को पास करते हैं। हाँ, वो भी बैटॉन होता है। तो हिंदी में इसे डंडा या छड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं स्टाफ, ट्रंचन, रॉड, स्टिक। सब छड़ी या डंडे के ही अलग अलग नाम या टाइप हैं। वाक्य देखते हैं। पहला, द कंडक्टर रेज्ड हिज बैटॉन टू स्टार्ट द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा शुरू करने के लिए कंडक्टर ने अपनी छड़ी उठाई। वो पतली सी छड़ी से ही पूरा ऑर्केस्ट्रा कंट्रोल करते हैं, कमाल है ना? दूसरा वाक्य, द पुलिसमैन कैरीड अ बैटॉन फॉर सेफ्टी। पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए एक डंडा रखता था, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए। ठीक है। अब आते हैं 7वें शब्द पर। ये शब्द है EUNUCH। 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 अच्छा, इसका इंग्लिश मीनिंग है अ मैन कास्ट्रेटेड ऑफन सर्विंग इन रॉयल कोर्ट्स। ये शब्द ज्यादातर ऐतिहासिक संदर्भ में यूज होता है। हाँ, इतिहास में। मतलब एक बधिया किया हुआ पुरुष जो पुराने जमाने में शाही दरबारों में सेवा करते थे या पहरा देते थे, खासकर रानियों के महलों में। हाँ, इतिहास की किताबों में, फिल्मों में देखा सुना है। हिंदी में इसके लिए हिजड़ा या नपुंसक शब्द इस्तेमाल होते हैं। हालांकि आजकल ये शब्द थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं। हाँ, वो तो है। सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, ऐतिहासिक, कास्ट्रेट या स्टेराइल मैन। आजकल की आम बातचीत में कम ही आते हैं ये। वाक्य देखते हैं इतिहास के लिहाज से। पहला, इन एंशिएंट किंगडम्स यूनक्स गार्डेड द क्वींस। ठीक है। प्राचीन राज्यों में हिजड़े रानियों की रक्षा करते थे, ऐसा सुनने में आता है। दूसरा वाक्य, द एम्परर ट्रस्टेड अ लॉयल यूनिक फॉर सीक्रेट मैटर्स। सम्राट गुप्त मामलों के लिए एक वफादार हिजड़े पे भरोसा करता था, शायद इसलिए कि उनकी वफादारी पर शक कम होता था, उनका अपना कोई परिवार या वारिस नहीं होता था। हो सकता है। चलिए इतिहास से निकलते हैं। अब हम 8वें शब्द पर हैं। यह शब्द है इंट्रीग्ड। INTRIGUED। इंट्रीग्ड, अरे वाह, ये मुझे बड़ा पसंद है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अराउज्ड क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। हाँ, मतलब जब किसी चीज में आपकी दिलचस्पी जाग जाए, आप एकदम उत्सुक हो जाएं उसके बारे में और जानने को। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे उत्सुक होना या रोमांचित होना, या किसी चीज में गहरी रुचि लेना। जैसे कोई मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहे हो और जानने को बेचैन हो कि आगे क्या होगा। परफेक्ट। सिनोनिम्स हैं फैसिनेटेड, इंटरेस्टेड, कैप्टिवेटेड, क्यूरियस। सारे शब्द वही खिंचाव या जिज्ञासा दिखाते हैं। वाक्य देखते हैं। पहला,
शी वॉज इंट्रीग्ड बाय द मिस्ट्री नॉवल। वही बात, वो रहस्य वाले उपन्यास को लेके बहुत उत्सुक थी, जानने को बेचैन कि कातिल कौन है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, आई एम इंट्रीग्ड टू नो हाउ दिस मशीन वर्क्स। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह मशीन कैसे काम करती है। कोई नई चीज देखकर होता ना ऐसा? हाँ, बिल्कुल होता है। उत्सुकता के बाद अब बारी है जांच पड़ताल की। अब हम 9वें शब्द पर हैं। ये है स्क्रूटनी, SCRUTINY। स्क्रूटनी। अच्छा, इसका इंग्लिश मीनिंग है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। मतलब किसी चीज को बहुत ध्यान से, बारीकी से देखना, परखना, जांचना। आलोचनात्मक नजर से, जैसे जासूस करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। हिंदी में कहेंगे बारीकी से जांच या सूक्ष्म परीक्षण। ठीक है। सिनोनिम्स? इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, सब जांच पड़ताल विश्लेषण वाले शब्द हैं। ओके, उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला, द अकाउंट्स केम अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। खातों की सख्त और बारीकी से जांच की गई। जैसे कोई गड़बड़ का शक हो तब होता है। हाँ। दूसरा वाक्य, हिज एक्शंस विल नॉट एस्केप पब्लिक स्क्रूटनी। मतलब उसके कामकाज जनता की बारीकी से जांच से बच नहीं पाएंगे, खासकर अगर वो कोई पब्लिक फिगर है। हाँ, तब तो मीडिया, लोग सब नजर रखते हैं, स्क्रूटनी होती ही है। और इसी के साथ हम आ गए आज के आखिरी यानी 10वें शब्द पर, और ये फिर से एक मजेदार शब्द है, टॉमफुलरी। TOMFOOLERY। हा, टॉमफुलरी, नाम में ही शरारत है। इंग्लिश मीनिंग है फूलिश और सिली बिहेवियर। हाँ, मतलब बेवकूफी भरी हरकतें या बचकानापन, मस्खरी। बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे मूर्खतापूर्ण हरकत, नटखटपना या बेवकूफी भरी बातें या काम। जैसे बच्चे क्लास में करते हैं ना कभी कभी। हाँ, टीचर को परेशान करने वाली हरकतें। सिनोनिम्स हैं फूलिशनेस, नॉनसेंस, मिसचिफ, एंटिक्स। सब वही बेवकूफी, शरारत, उल्टी सीधी हरकतें। वाक्य देखते हैं। पहला, The teacher stopped the students' tomfoolery in class. शिक्षक ने कक्षा में छात्रों की मूर्खतापूर्ण हरकतों को रोका। ठीक ही किया, क्लास पढ़ाई के लिए है। सही बात है। दूसरा वाक्य, Their tomfoolery made everyone laugh during the picnic. अच्छा, यहाँ ठीक है। उनकी नटखट हरकतों ने पिकनिक के दौरान सभी को हंसा दिया। कभी-कभी ऐसी हरकतें माहौल को हल्का बना देती हैं। हाँ, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी टॉमफूलरी चलती है कभी कभी। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार फटाफट बोल दूं। एजिस, पर्निकिटी, स्केप्टिक, एट्रोफी, क्लैंग, बैटन, यूनक, इंट्रीग्ड, स्क्रूटनी और टॉमफूलरी। बढ़िया। अब आया कहानी का टाइम। जैसा वादा किया था, इन सभी शब्दों को यूज करके एक कहानी। ध्यान से सुनना, सारे शब्द मिलेंगे इसमें। तैयार? बिल्कुल तैयार, कान एकदम खुले हैं। तो सुनो। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा के एजिस संरक्षण में एक बहुत बड़ा भव्य महल था, चमकता हुआ। राजा था तो काबिल, पर साथ में थोड़ा नहीं, काफी पनिकटी, नखरेबाज भी था। अच्छा। हाँ, मतलब जरा सी धूल दिख जाए या पर्दे का रंग हल्का सा अलग हो तो बस उसका पारा चढ़ जाता था। अरे रे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला। बहुत ज्यादा। तो एक दिन क्या हुआ, एक घुमक्कड़ दार्शनिक, फिलोसोफर टाइप, वो महल में आ पहुंचा। अब वो ठहरा पक्का स्केप्टिक। हाँ। हर चीज पर सवाल उठाने वाला। राजा की इतनी शान शौकत देखी पर वो जरा भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने जब सैनिकों को तलवारें चमकाते देखा तो तलवारों की वो जो क्लैंग थी ना, हाँ। उससे वो संगीत नहीं, शोर लगी। उसने राजा से कहा, महाराज, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। ज्ञान के बिना, अकल के बिना शक्ति भी वैसी एट्रोफी हो जाती है जैसे बिना इस्तेमाल के मांसपेशियां। वाह, क्या बात कही। आते ही सीधी चोट। उसने सोचा होगा अकल बड़ी या भैंस, या तो भैंस ही भैंस दिख रही। बिल्कुल। राजा उसकी ये बेबाकी देखकर थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ कि ये कौन है जो मेरे मुंह पर सच बोल रहा है। उसने उसे अंदर बुलाया। अच्छा। अंदर रानी के कमरे के बाहर एक वफादार यूनिक हिजड़ा पहरा दे रहा था। राजा ने दार्शनिक से पूछा, अच्छा बताओ, मेरे राजकाज के बारे में क्या सोचते हो तुम? ताकत का कोई मतलब नहीं। शायद मन में कहा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी महाराज जी। बिल्कुल सीधी बात। निडर था वो दार्शनिक। राजा तो ये सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन उसके जो मंत्री थे ना, चापलूस टाइप, हाँ, होते ही हैं। वो इसे दार्शनिक की टॉम फूलरी, मूर्खतापूर्ण हरकत समझकर हंसने लगे।
मजाक उड़ाने लगे। एक ने तो अपना बैटन, मतलब वो जो राजदंड जैसा होता है, वो हवा में लहराकर डराने की कोशिश भी की। अरे पर राजा को अब डाउट होने लगा था। उसे लगा कहीं ये दार्शनिक सही तो नहीं कह रहा, कहीं मेरे मंत्री मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। कभी कभी कड़वा सच सुनना पड़ता है ना। बिल्कुल, चापलूसों से तो समझदार दुश्मन अच्छा। राजा को अकल आई, ये अच्छा हुआ। हाँ, आई तो। कुछ टाइम बाद राज्य में गड़बड़ होने लगी। लोग नाखुश थे। राजा को उस दार्शनिक की बातें याद आईं। उसने फिर क्या किया? भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया अच्छा। और ईमानदार लोगों को अपने एजिस में, संरक्षण में लिया। उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी, ज्ञान और न्याय को इम्पोर्टेंस दी। धीरे धीरे राज्य फिर से ठीक होने लगा, मजबूत होने लगा। वाह, सही टाइम पर सही कदम उठाया राजा ने। यहाँ तक कि वो दार्शनिक जो पहले इतना स्केप्टिक था, वो भी राजा के इस बदलाव से इम्प्रेस हुआ। उसने कहा, महाराज, जिस राज्य में ईमानदारी की कद्र होती है, वहाँ न्याय कभी एट्रोफी नहीं होता। क्या बात है। और राजा, जो अब पहले जैसा पनिकटी नहीं रहा था, वो भी समझ गया था कि असली लीडरशिप ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन था। बहुत बढ़िया कहानी थी। और देखो, सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए इसमें, और सीख भी मिली। मजा आ गया सुन के। हाँ, और कहानी से जुड़ा एक छोटा सा जोक भी है। क्लास में टीचर गुस्से में कहती हैं, स्टॉप दिस टॉमफूलरी राइट नाउ, ध्यान दो। तो एक शरारती बच्चा कहता है, बट मैम, मैं तो बस एक फिलोसोफर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, होमवर्क को लेकर एक स्केप्टिक। ये बढ़िया था, होमवर्क से बचने का नया बहाना। स्केप्टिक बन जाओ, है ना। और वो जो लीडरशिप वाली बात थी ना कहानी में, उससे एक कोट याद आ गया मुझे। कौन सा, बताओ ना। कि लीडरशिप इजंट होल्डिंग अ बैटन ऑफ पावर, इट्स होल्डिंग एन एजिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेतृत्व शक्ति का डंडा पकड़ना नहीं है, ये जिम्मेदारी की ढाल पकड़ना है। बहुत खूब, दिल खुश हो गया। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से आज सीखे गए सभी 10 शब्दों को याद कर लेते हैं। एजिस, पर्निकेटी, स्केप्टिक, एट्रोफी, क्लैंग, बैटॉन, यूनक, इंट्रीग्ड, स्क्रूटनी और टॉमफूलरी। उम्मीद है ये सारे शब्द अब अच्छे से याद हो गए होंगे। कहानी से और मदद मिली होगी इन्हें याद रखने में, बिल्कुल मिली होगी। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। आज के इन 10 शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा या मजेदार लगा, और क्यों? सोचिएगा जरूर। हाँ, और वो क्या भैया से और भी ऐसे शब्दों के सफर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नए शब्दों के साथ।